हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए गाने शुरू करकर गाने अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक और शेयर। विप्लव रचना के बाद कश्यप समाज में बोली, बहुत हो गई बात, अब कोई जिद नहीं होगी और कोरिया जाने का ख्याल दिमाग से निकाल दो। इतना कहने के बाद रचना निर्जला जी और राजेंद्र जी के साथ अंदर आ जाती है। विप्लव का चेहरा लटक जाता है और वो पीताम्बर की तरफ देखते हुए कहता है, डैड। विप्लव के मासूम चेहरे को इग्नोर कर पीताम्बर बोले, मैं इस बार तुम्हारी मॉम के साइड में हूँ, मैं तुम्हें हमसे दूर नहीं जाने दूंगा। विप्लव पीताम्बर की बात पर थोड़े गुस्से से बोला, मैं भाई से पूछूंगा, मैं उनसे परमिशन लेकर जाऊंगा, लेकिन जाऊंगा, मुझे अपना फैशन फॉलो करना है। इतना कहकर विप्लव अपने हाथ पैर पटकते हुए हवेली के अंदर की तरफ चला जाए। वहीं एंट्रेंस के पास खड़ी हिमांशी सब कुछ सुन चुके थे। वो फिर से कुछ सोचने लगते और सोचते हुए अंदर चले जाते। इधर निर्जला शालों व शमशेर जी से मिलकर उन्हें गले लगाते हुए बोले, आपको बहुत मिस किया भाई। शमशेर जी निर्जला के बाद उसके बालों को सहलाते हुए, जितना याद किया तो मिलने के ना आई भाई से। निर्जला शमशेर जी की बात सुनकर बोली, परिवार और काम में इतना बिजी हो गई कि भूल ही गई कि मेरा एक भाई है। जिसे सुनकर शमशेर जी बोले, चल कोई बात ना, जाकर हाथ मुँह धो ले, फिर साथ में संगीत एंजॉय करेंगे। शमशेर जी की बात सुन निर्जला अपना सिर हिलाती और सब लोग अंदर की तरफ चले जाते हैं। इधर अदिति अपने हाथ में गुलाब जामुन के बाउल को पकड़े खाते हुए शोभित के कमरे में पहुंच जहां शोभित किसी से फ़ोन पर बात कर रहा था। अदिति चुपचाप जाकर सोफे पर बैठ जाती है। वहीं शोभित का चेहरा बहुत ज़्यादा सख्त था और वो फ़ोन की दूसरी तरफ आदमी से बोला, मैं 2 दिन बाद आ रहा हूँ, आई होप ही डज नॉट मिस एनीथिंग। शोभित की बात पर दूसरी तरफ आदमी यस बॉस कहकर कॉल कट कर देता। शोभित कॉल कट कर सामने की तरफ देखने लगता है। जब उनके कानों में खांसने की आवाज़ आती है, वो सिर्फ सिर घुमा कर देखता है जहाँ अदिति गुलाब जामुन खाते हुए खांस रही, क्योंकि उसका रस ज़्यादा हो जाने के कारण अटक गई थी। शोभित अदिति को खांसता हुआ देखकर उसके पास आते हुए, इतना खाओगे तो अटक जाओगी ना। ये कहते हुए शोभित टिश्यू पेपर निकाल कर अदिति के नाक को साफ करने लगे। अदिति के दोनों गाल गुलाब जामुन से भरे हुए थे और जिन्हें वो धीरे धीरे कुतुर रहे थे। शोभित अदिति के दोनों फूले हुए गाल को देखते हुए अदिति को देखकर बोला, कोकुन, क्या तुम्हें मुंबई में ये सब खाने को नहीं मिलता जो तुम यहाँ आकर ठूस रही हो। अदिति शोभित की बात पर जल्दी जल्दी गुलाब जामुन को चबाने लगती है, जिस कारण उसका रस अदिति के मुँह से बाहर आने लगता है। शोभित अदिति के गुलाबी होठों को देखते हुए आंखें छोटी करके बोला, कोकुन, क्या तुम मुझे यहाँ सीड्यूस करने आई हो। अदिति जल्दी जल्दी अपना सिर नहीं में हिलाते हुए धीरे से बोली, ना नहीं। शोभित अदिति की बात पर उसके चेहरे को साफ करते बोला, तो इतना सारा क्यों खा रही हो, वापी छीन लेता ना, इसलिए सब खत्म कर रही हूँ। अदिति ने गुलाब जामुन निगलने के बाद बड़ी मुश्किल से, जिसे सुनकर शोभित अदिति को देखते हुए बोला, कोकुन, यूँ नो मुझे तुम्हारे गाल कैसे लगते हैं। मुझे पता है आपको मेरी गाल पाकिस्तानी मॉडल की तरह लगते हैं। अदिति ने जवाब, जिसे सुनकर शोभित अपना सिर नहीं में हिलाकर अदिति के गाल को धीरे धीरे अपने अंगूठे से सहलाते हुए, नहीं, मुझे तुम्हारे ये लाल गाल बिल्कुल न्यू बोर्न बेबी की तरह लगते हैं, जिनको हल्के हाथ से छूने पर भी निशान पड़ जाते हैं। अदिति शोभित की बात पर छोटा सा मुंह बनाकर हर बार कुछ नया कहते हो, किसी एक चीज़ में टिके रहो ना। शोभित अदिति की बात पर हल्का सा आगे बढ़कर अदिति को होठों पर अपने होठ रखकर उन्हें शक करने लगता है। अदिति शोभित के किस करने पर उसके सीने पर हाथ रखकर उसे खुद से दूर करते हुए बोले, आप किस क्यों कर रहे हो। शोभित अदिति के बात पर उसके होठों की तरफ इशारा करते हुए, मीठे हैं, बहुत मीठे हैं, डेट्स वाई आई वॉन्ट टू ईट देम। इतना कहकर शोभित अदिति को किस करने के लिए फिर से आगे बढ़ता है तो अदिति गुलाब जामुन उठाकर शोभित के मुँह में भरते हुए कहती है, इसे खाओ, मीठा करना मुँह को, तो मेरे होठ आपको गुलाब जामुन देखते हैं। अदिति की हरकत पर शोभित गुलाब जामुन चबाते हुए अदिति को घूर कर बोला, बट आई वांट टू किस यू। महंगी चीज़ मुफ्त में नहीं मिलती। शोभित जी अदिति के गुलाब जामुन का बाउल उठाकर खड़े होते हुए कहा, जिसे सुनकर शोभित सोफे पर बैठे हुए से घूर कर बोला, कोकुन, ऑलरेडी मैं तुम्हें देख रहा है। अदिति शोभित की बात पर मुस्कुराते उसकी तरफ देख कर बोली, क्या फ़ायदा, आपको याद ही नहीं है तो। शोभित अदिति के बाद पर तिरछी मुस्कान के साथ बोला, कोकुन, तुम्हारे क्लीवेज के पास एक तिल है। शोभित के बात को इस बार आदित्य ध्यान से सुनते हुए बोले, आपने मुझे कोकुन कहा। शोभित अपना सिर हिलाते बोले, मैंने ऑलरेडी 5 बार कोकुन कहा, तुमने तब जाकर नोटिस किया। कोकुन। आदित्य गुलाब जामुन का बाउल कॉफ़ी टेबल पर रखकर शोभित के ऊपर आकर गोद में बैठ उसे कसकर गले लगाते हुए, मतलब आपको सब कुछ याद आ गया, मैं आपको याद आ गई। शोभित अदिति को अपने सीने से लगाते उसके बालों को सहलाते बोले, तुम्हें भूल कर भी नहीं भूला मैं, कब मेरे लिए इतनी खास हो गई तुम। अदिति शोभित की बात पर रोना शुरू कर देती है, जिसे सुनते हुए शोभित अदिति के बालों को सहलाते हुए कहा, रोना बंद करो।
शोभित की बात पर अदिति आंखों में आंसू लिए उसे अलग होकर बोली, आपको सब कुछ याद कब आया? शोभित अदिति के आंसू को साफ करते, परसों रात को ड्रिंक किया था ना, तो जब कमरे में आया तो अचानक चक्कर आया और बिस्तर पर ही गिर गया था। जब अगली सुबह नींद खुली तब सब कुछ याद आ चुका था। शोभित की बात पर अदिति उसके सीने पर मारते हुए, तो आपने मुझे कल क्यों नहीं बताया? आप बहुत बुरे हैं। शोभित अदिति को दोनों हाथों से पकड़कर नीचे करते हुए बोला, अच्छा तुम रोना बंद करो, सॉरी तुम्हारे इतने खूबसूरत पलों में तुम्हारे साथ ना रहने के लिए। आदित्य शोभित के बाद पर उसे देखते हुए बोले, आपको पता है मुझे आपको कितनी सारी बातें बतानी है। जिसे सुनकर शोभित अदिति के चेहरे पर आ रहे बालों को उसके कान के पीछे करते हुए, सभी बातें सुनूंगा। आदित्य शोभित की बात पर मुस्कुराते हुए, मैं जाकर सबको बताकर आऊँ? शोभित अपने सिर नहीं में हिलाकर बोला, सरप्राइज है, लेकिन तुम जाकर रेडी हो जाओ, संगीत है ना। आदित्य शोभित की बात पर अपना सिर हिलाते हुए उसकी गोद से उतर जाती है तो शोभित उसे देखते हुए कहता है, कोकून। आदित्य से घुमाकर शोभित की तरफ देखते हुए बोली, क्या है शोभित जी? आदित्य की चमकती आंखों को देखते हुए बोला, आज रात तुम मेरे साथ सो गया। आदित्य शोभित की बात पर कुछ पल सोचने के बाद बोले, मैं आपको बताना भूल गए, वो आप ही परेशान था, सब उसे कोरिया जाने से मना कर रहे हैं। आदित्य के बात पर शोभित थोड़ा कंफ्यूज होकर बोला, अब ये कौन सी नई जिद है उसकी? वो किसी गेमिंग डिजाइनिंग कोर्स सियोल इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट्स की बात कर रहा था। आदित्य ने याद करते हुए कहा, जिसे सुनकर शोभित अपना सिर हिलाकर बोला, मैं उससे बात कर लूँगा, लेकिन जो कहा भूलना मत, तुम आज रात मेरे साथ सोओगे। आदित्य शोभित की बात अपनी आंखों में शरारत लिए शोभित के सामने आकर बोली, क्या हम आज रात कुछ डर्टी सा करेंगे शोभित जी? शोभित आदित्य की आंखों में शरारत देखकर बोला, तुम्हें क्या लगता है? आदित्य शोभित के होठों पर हल्का सा किस करके बोली, टुनाइट वी विल बी टुगेदर एंड बी इंटीमेट। आदित्य की सपाट बात को सुनकर शोभित के गाल लाल हो जाते हैं और वो उसे खुद से दूर करते हुए कहता है, तुम काफ़ी बोल्ड हो रही हो, चलो जाओ यहाँ से, मुझे वापस से बात करनी है। आदित्य शोभित के बात पर बोली, मैं कब अब कोई लड़की नहीं हूँ, आपकी बीवी हूँ, और हमारे बीच पहले भी ये सब हो चुका है। इतना कहकर आदित्य मुंह बनाते हुए बाउल उठाकर चली जाती है। इतना कहते हुए शोभित गहरी सांस भरकर कमरे से बाहर चला जाता है। इधर नीचे गार्डन में सब बैठे थे, सब बस विप्लो गया था। ऑलरेडी दोपहर हो चुकी थी और मृत्युंजय की नींद भी खुल गई थी। सबको शिवांश के मॉम डैड के बारे में पता चल चुका था, लेकिन कोई भी उस बारे में बात नहीं कर रहा था। संगीत के लगभग सारी तैयारियां हो चुकी थी और सभी लोग वहां पर बैठे हुए। जब मृत्युंजय इधर उधर देखते हुए अमृत से बोला, हमारा डीजे वाला कहाँ है भाई? रिया मृत्युंजय की बात पर बोली, आपके लिटिल शैतान भाई को कोरिया जाने का चस्का लगा है। मृत्युंजय रिया की बात पर इधर उधर देखते हुए बोला, तो क्या हुआ, जाने दो। मृत्युंजय के इतना कहते विप्लव अचानक वहाँ प्रकट हो जाता है। सभी लोग हैरान हो जाते हैं। वहीं विप्लव मृत्युंजय के सामने खड़ा होते हुए कहता है, ब्रो आपने अभी कहा कि मैं कोरिया जा सकता हूँ। मृत्युंजय अपना सिर हिलाते हुए बोला, हाँ जा सकते हो, इसमें कुछ नया बताओ, तो वैसे भी इधर उधर घूमते रहते हो। विप्लव मृत्युंजय की बात पर थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट होगा, बोला, यार मैं इधर उधर घूमने नहीं जा रहा, अपने स्टडी के लिए जाना चाहता हूँ 4 साल। मृत्युंजय विप्लव की बात पर कुछ पल चुप रहकर बोला, संगीत खत्म होने दो, फिर स्टडी रूम में आकर मुझसे मिलो, ओके। विप्लव अपना सिर नहीं में हिलाते हुए बोला, आप मुझे डांटोगे? अगर मुझे डांटना होता तो मैं तुम्हें यही डांट चुका होता। मुझे ये सब अच्छे से समझना, उसके बाद मैं तुम्हें जाने दूंगा, ओके। मृत्युंजय ने विप्लव को घूरते हुए कहा, जिसे सुनकर विप्लव जल्दी से अपना सिर हिला देता है और सब लोगों की तरफ देखते हुए कहता है, तो मैं आ गया, चलो संगीत शुरू करते हैं। ये कहते हुए विप्लव की नज़र ध्रुवी के साथ नीचे आ रही हिमांशी पर जाती है। दोनों ने साड़ी पहन रखी थी और दोनों ही तबाही छा रही थी। विप्लव सुधांशु की तरफ देखता है, जो कि बच्चों के साथ बैठा, उसका ध्यान अभी भी ध्रुवी पर नहीं गया था, जिसे देखकर विप्लव सुधांशु के पास जाकर उसे लगभग झंझोड़ते उठाते हुए डांस फ्लोर पर खींच कर बोला, अबे तेरी बंदी सुंदर लग रही है, उसके साथ डांस कर। विप्लव की बात पर सुधांशु हैरानी से उसकी तरफ देखने के बाद सामने देखता है तो उसकी नज़र ध्रुवी पर रुक सी जाती है। विप्लव सुधांशु को वहीं बेहाल छोड़कर मृत्युंजय के पास आकर बोला, ब्रो प्लीज़ अभी एक डांस परफॉर्म करो ना भाभी के साथ। मृत्युंजय अपना सिर नहीं में हिलाते हुए बोला, मैं नहीं करने वाला। विप्लव 2 मिनट मृत्युंजय के घूरने के बाद इधर उधर देखते हुए, कोई है जो मेरी भाभी के साथ डांस परफॉर्म करना चाहेगा? विप्लव को इस तरीके से बोली लगाने के अंदाज में कहता देख मृत्युंजय अपने दांत पीस कर बोला, अगर तुमने इस बार मेरी बीवी को किसी और के साथ नचवाया तो मैं तुम्हारे दांत तोड़ दूंगा। मृत्युंजय की धमकी को पूरी तरीके से इग्नोर कर विप्लव फिर से बोला, मैं वही पूछ रहा हूँ, कोई है जो मेरी महक भाभी के साथ डांस करना पसंद करेगा? विप्लव के इतना कहते हैं वहाँ पर धैर्य, रुद्रा, रिवान, अथर्व आकर खड़े हो जाते। वहीं महक को इन सब की कोई खबर नहीं थी, क्योंकि वो अब जाकर अव्यक्त को अपनी गोद में पकड़े बाहर आ रही थी।
जब सब लोगों की नज़र महक पर ठहर जाती है, जिसने डार्क ग्रीन कलर की साड़ी पहनी थी, जो उसके गोरे शरीर पर बेहद खूबसूरत लगा। चिराग सब लोगों को एक नज़र देखने के बाद महक के सामने आकर अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए बोला, वुड यू लाइक टू डांस विथ मी? महक अचानक चिराग के सामने आकर ऐसे पूछने पर थोड़ी हैरान होती और कुछ कहते उससे पहले मृत्युंजय वहाँ पर टपक पड़ता और महक के कुछ कहने से पहले उसके हाथ को पकड़कर चिराग से कहता है, मेरी बीबी को सिर्फ मेरे साथ डांस करने में कंफर्टेबल महसूस होता है। चिराग मृत्युंजय की बात सुनकर हल्का मुस्कुरा कर बोला, हमने ऑलरेडी स्टेज पर डांस परफॉर्म किया है, वो मेरे साथ कंफर्टेबल होती है। मृत्युंजय चिराग की बात पर से घूरते हुए बोले, मैंने कहा ना वो किसी के साथ डांस नहीं करे, वो सिर्फ मेरे साथ डांस करेगी। चिराग मृत्युंजय को इग्नोर कर महक की तरफ देख कर बोला, महक क्या तुम मेरे साथ डांस करना पसंद करोगी? मृत्युंजय सिर घुमाकर महक को देखते हुए बोला, क्या तुम मेरे साथ डांस करना पसंद करोगी? महक उन दोनों की तरफ देखकर खिसियानी मुस्कान के साथ बोली, सॉरी, लेकिन मुझे अपने बच्चे को संभालना है, इसलिए मैं दोनों के साथ डांस नहीं कर सकती। विप्लव महक की बात पर सुनकर उसके पास आकर उसके गोद से अव्यक्त को लेकर बोला, अब आप फ्री हो, किसके साथ डांस करोगे भाभी? महक विप्लव की बात पर चिराग की तरफ देखकर बोले, सॉरी सर, बट मैं अपने हस्बैंड के साथ डांस करूँगी। इतना कहकर महक मृत्युंजय के हाथ में अपना हाथ दे देती है। मृत्युंजय महक के हाथ को अपने हाथ में पाते ही खुशी से नाच उठता और चिराग को चैलेंजिंग आंखों से देखते हुए कहता है, मेरी बीवी की पहली चॉइस हमेशा मैं रहूँगा, समझे? इतना कहकर मृत्युंजय महक को लेकर डांस स्टेज पर आ जाता। विप्लव उन दोनों के जाने के बाद अव्यक्त को चिराग के गोद में देते हुए चिराग से बोला, दो मियाँ बीवी के बीच में नहीं आते, समझे भैया? तब तक मेरे प्यारे बेटे को संभालो, मैं उन दोनों का अच्छा सा डांस करवा कर आता हूँ। इतना कहकर विप्लव डीजे वाले की तरफ चला जाता है। वहीं अव्यक्त चिराग को बुरी तरीके से घूरते हुए जोर जोर से चिल्लाने लगता है, जिस पर रचना उसके पास आकर चिराग के गोद में अव्यक्त को लेते हुए कहती है, ये अनजान लोगों के पास जाना पसंद नहीं करता। चिराग, जो कि पहले से ही खिसिया गया था, रचना की बात पर सिर्फ अपना सिर हिला देता है और अव्यक्त को उसकी गोद में दे देता है और जाकर बाकी लोगों के साथ बैठ जाता है। वहीं विप्लव सुधांशु की तरफ देखते हुए बोला, अरे ओ गर्मी की आइसक्रीम गर्लफ्रेंड को देखकर क्यों पिघल रहा है, उसके साथ डांस करना है? सुधांशु विप्लव की आवाज़ सुन उसकी तरफ देखते हुए बोला, मुझे डांस करना नहीं आता। ध्रुवी सुधांशु के पास आकर उसके हाथ को पकड़ कर बोली, पहली बार मौका मिला है, डांस करेंगे सिद्ध। मृत्युंजय वे स्टेज पर आते हुए सुधांशु से बोला, चलो देखते हैं साले साहब कौन कितने पानी में है, बहुत टैलेंटेड बनते हो ना, चलो जीत कर दिखाओ। सुधांशु मृत्युंजय की बात पर उसकी तरफ देखते हुए बोला, जीजू मुझे ये सब नहीं पसंद, फ्रस्ट्रेट करना बंद करो यार, मुझे नहीं आता डांस करना। अथर्व सुधांशु के बात सुनकर आगे आते हुए, मैं डांस कर लेता हूँ ध्रुवी के साथ, तुम जाकर दर्शक बनकर देखो। सुधांशु और अथर्व की बात पर अपने दांत पीसते हुए, किसी नाली में घुसाकर तुम्हें जान से न मार दूँ। विप्लव रुद्र की तरफ देखते हुए, अरे यार बेमतलब का लोग आ रहे हैं, स्टेज खाली करवाओ। विप्लव की बात पर रुद्र आगे जाकर अथर्व को खींचते हुए स्टेज से नीचे ले जाता है। वहीं विप्लव सॉन्ग शुरू करता है, जिसमें आर राजकुमार का म्यूजिक चल रहा था, जिसे सुनकर ध्रुवी सुधांशु की तरफ देखते हुए, सोच लो यहाँ पर मेरे साथ डांस करने वाले की कमी नहीं है। सुधांशु ध्रुवी के बाद पर मृत्युंजय की तरफ देखते हुए बोला, चलो डांस करते हैं। इतना करने के बाद सुधांशु पोजीशन ले लेता है और मृत्युंजय महक के साड़ी के पल्लू को पकड़कर रिलिक्स गाना शुरू करता है। सुधांशु मृत्युंजय की तरफ एक नज़र देखने के बाद ध्रुवी के हाथ को पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लेता है। फिर दोनों अपने अपने पार्टनर्स को छेड़ते हुए उनके साथ डांस करने लगे। महक और ध्रुवी उन दोनों के शरारत को देखकर उनसे दूर होकर अपना रिलिक्स दोहराते हुए बोली। मृत्युंजय महक को गोल घुमाते हुए उसके कमर पर हाथ रखते हुए बोला। उन लोगों के म्यूजिक और सॉन्ग के ख़त्म होते होते सभी लोग फुल एंजॉय कर रहे थे। वहीं मृत्युंजय महक के कान में आकर धीरे से कहता है, डियर वाइफ आई वांट टू ईट यू, क्योंकि तुम बहुत गॉर्जियस लग रही हो। महक मृत्युंजय के बात पर मुस्कुराते उसे खुद से दूर करके बोली, कंट्रोल कीजिए मिस्टर सारंग, क्योंकि शब्द का फल मीठा हो। महक के बात पर मृत्युंजय एक नज़र उसे देखने के बाद उसके कमर पर चिमटी काटता है तो महक घूर कर मृत्युंजय की तरफ देखती है। महक की घूरती हुई नज़र को खुद पर महसूस कर मृत्युंजय अपने निचले होठों को बाइट करते हुए बोला, ऐसे देखना बंद करो वरना मैं सबके सामने किस कर दूंगा। महक मृत्युंजय की बात पर मुस्कुराते हुए, मुझे भी आपकी हिम्मत देखनी है। मृत्युंजय मुस्कुराते हुए महक को देखकर उसे अपने कंधे पर झटके से उठा लेता है तो महक हैरान हो जाती है। वहीं मृत्युंजय महक को वहां से ले जाते हुए कहता है, मेरी बीवी को चक्कर आ रहा है, मैं उसे लेकर जा रहा हूँ, आप लोग एंजॉय करो। ये कहते हुए मृत्युंजय हवेली के अंदर चला जाता है। सब लोग बस उन लोगों को जाता हुआ देखते रह जाते हैं। सुधांशु जाते हुए मृत्युंजय को देखकर मुंह बनाते हुए सब लोगों के बीच आकर बैठते हुए बोला, ये आदमी मेरी बहन को कितना परेशान करता है।
दीप सुधांशु की बात पर उसकी तरफ देखते हुए बोला, आज रात को हम उसे परेशान करेंगे, सारा बदला उतारेंगे अपनी बहन का। दीप की बात पर सुधांशु कंफ्यूज होते हुए, बदला? आप लोगों ने रात को क्या प्लान किया है? डेविड जो कि नैना के साथ बैठा हुआ था और सुधांशु की बात सुन रहा था, उसकी तरफ देख कर बोला, रात का पता चलेगा। बैचलर पार्टी है आज। चिराग उन लोगों की बात सुनकर बोला, कोई बैचलर पार्टी नहीं होगी। डेविड चिराग की बात पर उसे देखते हुए बोला, अरे जिसके घर में बैचलर पार्टी हो रही है उसे कोई दिक्कत नहीं तो तुम्हें क्यों दिक्कत हो रही है बट साले साहब। चिराग डेविड की बात पर शमशेर जी की तरफ देखते हुए बोला, आपने परमिशन दिया है? शमशेर जी अपना सिर हिलाते हुए बोले, हम राजपूतानी हैं, हर फंक्शन को एंजॉय करते हैं, इसे भी करेंगे। मैंने तो नाचने वाले भी बुला रखी है। शमशेर जी की बात सुनकर सुधांशु अमृत से बोला, आपके मामा जी काफ़ी गर्म मिजाज के लगते हैं, देखो तो लड़कियां बुलाई है नाचने के लिए। अमृत शमशेर जी की तारीफ सुनकर सुधांशु से बोले, ऐसी कोई बात नहीं, यहाँ पर कुछ फंक्शन होता है ना तो ऐसा ही होता है, नाचने वाली आप। सुधांशु अपना सिर नहीं हिलाते हुए, मैं नहीं आऊँगा, मुझे अच्छा नहीं लगता। दीप सुधांशु के बाद पर उसके पीठ पर थप्पड़ मारते हुए, तू कोई छोटा बच्चा है क्या? बड़ा हो गया और कोई किसी के साथ बदतमीजी नहीं कर। सिंपल सा ड्रिंक करते हुए उन लोगों का डांस देखना होता है। सुधांशु दीप की बात अपना सिर नहीं हिलाते, वो लोग अजीब सा कपड़ा पहनेंगे, मैंने वीडियो में देखा है। ऋतिक सुधांशु की बात सुनकर हंसते हुए बोले, ये तो दुबई की बात कर रहा है, ये राजस्थान है, यहाँ पर लोग घाघरा चोली में होते हैं। सुधांशु ऋतिक की बात पर उसकी तरफ देखते हुए बोला, मतलब तुमने लड़कियां का नाच देखा है? प्रकृति जो कि ऋतिक के साथ बैठी हुई थी सुधांशु के बात पर ऋतिक को देखते हुए बोली, तुम लड़कियों के साथ रहते हो, तुम अयाशी करते हो, छिछोरे आदमी। प्रकृति के बात पर ऋतिक जल्दी से उसे एक्सप्लेन करते हुए बोला, अरे एक दो बार बस गया हूँ यार, इसका मतलब ये नहीं कि मैं छिछोरा हूँ। तो दोस्तों कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में लिखा। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद।